बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। वादे के मुताबिक मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव सोल्जर स्पीक एक्सक्लूसिव लेके आपके पास जो है वो आया हूं। इससे पहले हम चाहेंगे कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें। हम ये 10 सेकंड की स्लाइड रन करेंगे, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। अजीज़ान मन, आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत जो है वो हमें न्यू दिल्ली से, हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रही हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है अहमद सुहेल सदीकी साहब, लेकिन आपको बताता चलूं कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एक जाने माने हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमान जर्नलिस्ट है, तीसरी नस्ल। जिस तरह आपका भाई तीसरी नस्ल पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर है, इसी तरह वो तीसरी नस्ल के जर्नलिस्ट हैं। 2009 में बराह रास्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा लोकसभा का, और आज जो हमें न्यू दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइव स्ट्रीम के ऊपर। और अहमद सुहेल सदीकी साहब का कहना है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। कब्जा होगा नहीं, कब्जा हो चुका है। इंडिया का ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका है। तो सबसे पहले तो सर सुहेल सदीकी साहब, वेलकम टू द शो सर। अपना तारुफ कराना चाहेंगे पूरी वाइडर पब्लिक को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्लीज सर। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामाईन और हाज़रीन। आदिल राजा साहब के साथ ये गुफ्तगू करते हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है। पिछले 100 साल की तारीख में जब मेरे दादा ने सहाफ़त का कलम उठाया था, तब सहाफ़त एक मिशन हुआ करती थी, और फिर उसको मेरे वालिद ने जिंदा रखा, और फिर मेरी ये तीसरी नस्ल है। उर्दू रोजनामा नई दुनिया जो है वो हिंदुस्तान में इंट्रोडक्शन का जो है मुस्तहिक नहीं है, और उसके बाद हुमा, हुदा, ताहा और बाकी रिसाले, ये एक मिशन के तहत जो है, ये अपने आप में कमाल है कि बिना इश्तिहारात के ये लाखों की तादाद में छपने वाले रिसाले हैं जो घर घर हिंदुस्तान के अंदर जो है जाते हैं। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, और आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमने बचपन से जो खालिद बिन वलीद को पढ़ा था, वो आज उस स्पिरिट के आदिल राजा हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने खालिद बिन वलीद को जो है वो जिंदा कर दिया, उस स्पिरिट को जिंदा कर दिया। आज के डिजिटल दौर में और आज के जो पाबंदियां हैं, मुसलमान जिस मुश्किलों में जी रहा है, दज्जाली आ चुका है, दज्जाली निजाम आ चुका है, उसमें जो आदिल राजा ने काम किया है वो यकीनन जो है वो किसी खालिद बिन वलीद से कम काम नहीं है। मैं अपना तारुफ जो हूँ इतना कराऊंगा कि ये सियासत में प्राइम मिनिस्टर हमारे घर से बने, हमारे घर से गए, और कोई हमारी मदद के बगैर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन 1985 के बाद से ये सिलसिला, जब जनरल जिया ने जो है वो पाकिस्तान में जो है वो टेक ओवर किया और कू किया, तो ये इसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आया हिंदुस्तान की सियासत पे। जनरल जिया ने जो अमेरिकन इस्लामाइजेशन किया फौज का और पूरी पाकिस्तान की सियासत का, और उसको उन्होंने सिर्फ एक सियासत के तौर पे इस्लाम को जो इस्तेमाल किया, उसने जो है वो बड़ा यहाँ के गैर मुस्लिमों पे भी और यहाँ के मुसलमानों पे भी बहुत जबरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट डाला पाकिस्तान के मुतालिक और पाकिस्तान की फौज के मुतालिक, और वहीं से पाकिस्तान की फौज के मुतालिक हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो बदजहन हो गया था। अब इमरान खान जो बातें कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में नजरिया उन्होंने जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बर्रे सगीर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका जो एक 80 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, और खाली इसको पाकिस्तानी अपनी लड़ाई ना समझे, लेकिन यकीनन जो कमाल ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस लड़ाई को घर घर पहुंचा के किया है, यकीनन वो जो है काबिल तहसीन है और काबिल मुबारकबाद है। मैं जो हूँ और ऐड करूंगा इन चीजों पे बारीकी से। अपना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आदिल राजा साहब के। अच्छा सुहेल भाई, आपका इंट्रोडक्शन क्या, मतलब हिंदुस्तान में सारे आपको जानते हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस से आपका तारुफ ये बहुत जरूरी था ताकि पता चले कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत इस वक्त जो है वो जो हमसे खिताब कर रही है। ये बहुत जरूरी जानना है, क्योंकि न्यू दिल्ली में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के आप बात कर रहे हैं, और मेरे ऊपर जो ये मैं जिनको शतूंगड़े कहता हूँ, ये बाकायदा तौर के ऊपर एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि मैं कोई इंडिया का एजेंट या इंडिया की फंडिंग करता हूं। तो मैं अगर एजेंट वाकई इंडिया में हूं, तो 30 करोड़ मुसलमानों का आप मुझे एजेंट जरूर कह सकते हैं। वो वाकई जो है उनसे हमारा दिल का रिश्ता, ताल्लुक, वास्ता है। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक किसी किस्म का है नहीं। लेकिन सुहेल साहब, आप कहते हैं कि पाकिस्तान पे हिंदुस्तान पहले से हुक्मरानी कर रहा है। मैं कहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री हंता जो है, जो चंद करप्ट गिनती के जर्नैल पाकिस्तान का सौदा सस्ते दामों कर रहे हैं, मीर जाफर, मीर सादिक बने हुए, तो आप कहते हैं कि वो कब्जा हो चुका है। तो ये आप क्यों कहते हैं सर? आदिल राजा साहब, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ये उस वक्त से प्रोसेस शुरू किया हुआ है। ये जो एक ख्वाब था अखंड भारत बनाने का, और उसके बाद जो जिस तरीके से बहादुर शाह जफर से जो है वो अंग्रेजों ने हुकूमत ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी, ये हुकूमत पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी, इस हिफाजत के साथ दी कि जो मुसलमान थे उनको अलग कर दिया पाकिस्तान में, और बाकी जो बचे कुछ मुसलमान थे उनको ये कह के दी हुकूमत कि तुम इन्हें मारो, पीटो, प्यार करो, मोहब्बत करो, जो मर्जी कुछ करो, तुम इन्हें अब तो हिंदू राष्ट्र में इन्हें जो हो खपा लो, अब हमने तुम्हें दे दिया ये हिंदू राष्ट्र। तो ये प्रोसेस तो आजादी के बाद से शुरू हो गया था। ये तो मेरे दादा मरहूम हजरत मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जफर अली खान साहब के साथ भी काम किया, और पूरी जो है वो खिलाफत मूवमेंट की तहरीक में भी काम किया, जमीयत उलमा हिंद को बनाने में काम किया, मौलाना मौदूदी के साथ काम किया। लेकिन फिर जो है वो आजादी के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा हमें ये छोटा सा हिस्सा हरगिज नहीं चाहिए, और जिन्ना को भी छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान नहीं चाहिए था। जिन्ना को मुस्लिम नेशन चाहिए था, मुस्लिम नेशन। उसने पाकिस्तान नहीं मांगा था। मुस्लिम नेशन का मतलब होता है कि मुसलमानों का मुल्क,
और मुसलमानों का नेशन, उस नेशन में आप सिर्फ 15 करोड़ को ले लेंगे, बाकी 60 करोड़ को 50 करोड़ को माइनस कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं था। और जिन्ना के हाथ में तो वो जबरदस्ती दिया गया पाकिस्तान, उसको कॉर्नर करने के लिए उस बेचारे के पास आखिर में कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो जो ये मुस्लिम नेशन था वो तो एग्जिस्ट कर रहा था। अब जब नरेंद्र मोदी ने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया है, हिंदू राष्ट्र को एक्चुअल शेप देनी शुरू करी है, जिसको पूरी आजादी के बाद से सारी कांग्रेस की हुकूमतों ने सबने जिसकी बुनियाद रखनी शुरू कर दी थी आरएसएस के साथ मिलकर। तो अब नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ पहिए लगाए। नरेंद्र मोदी तो ये ब्राह्मण सियासी, कांग्रेस और बीजेपी एक है, तो नरेंद्र मोदी ने पहिए लगाए हैं सिर्फ इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के। तो वो एक गलती कर गए। वो जब हिंदू राष्ट्र बना रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों को अटैक करके हिंदू राष्ट्र बनाया, इस्लाम को अटैक करके हिंदू राष्ट्र बनाया। तो जो एंटी मुस्लिम वेव बनाई, इसने मुसलमान जो एक नहीं होते थे, मुसलमानों को एक कर दिया। सबसे बड़ी खामी थी, मुसलमान एक नहीं होते। मोदी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। मोदी ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को एक कर दिया। पूरे मुकम्मल तौर पे तो एक नहीं हुए, सामने नजर नहीं आ रही बात, लेकिन नजरियाती तौर पे एक कर दिया। क्योंकि अब इन मुशरिकीन से जिन्होंने जंग का ऐलान साफ तौर पे कर दिया है, इससे बचने का रास्ता सिर्फ जो है आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाकी है, जिसका बिल्कुल इमरान खान ने बजा दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। वो ताकतें जो ज़ायनिस्ट और इंपीरियलिज्म को इंप्लीमेंट करने वाली ताकतें हैं, जिनका शिकार बर्रे सगीर का ये चारों मुल्क हैं। बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं को बहुत बाद में समझ में आएगी कि मुसलमान जो बात कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इस मुल्क के लिए, इस खित्ते के लिए जहर है, तो वो उन्हें बाद में समझ में आएगी। आज तो नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका चले गए हैं और 300 करोड़ डॉलर की एक रिश्वत देके गए हैं कि पहले इतने के हथियार खरीदे और फिर वो वहां गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ मिलने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि जो किसिंजर और निक्सन की जो आइडियोलॉजी है, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करती है, क्योंकि वो मुस्लिम नेशन जानती है कि मुसलमान की ताकत क्या है। तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा, खाली याद आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ ये फरमान लेके नहीं आएंगे कि हम अटैक करके पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया है हिंदुस्तान ने, तो ये तो जब वहां पे बैठे हुए लोग यहाँ के कहने पे, आरएसएस के कहने पे पैसे लेके उर्दू के अंदर इस्लाम की गलत तारीख लिख कर किताबें छाप के यहाँ भेजते हैं और ये कहा जाता है तो पाकिस्तान में छपी है। तो ये काम तो 1980 से शुरू हो गया था और उसके बाद से तो इसको थोड़ा सा अब्दुल कदीर साहब की कोशिशों ने जो है वो रोका। पाकिस्तान जब एक पे काम होना शुरू हुआ और फिर जो है वो जब इन्होंने ये एहसास कर लिया कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो इस पे जो है वो थोड़ा सा संजीदगी आई। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका है, तो मैंने 3 दफा नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनाई है। इनका कमरा मेरे बराबर में हुआ करता था और ये घंटों मेरे पास आके बैठा करते थे और पैसा कमाने की बातें क्या करते थे। बहुत ये कहते थे, सोहेल साहब आपके मन में तो कौन पूछता है, मैं एमएलए भी नहीं है। लेकिन हम इनको कोई घास नहीं डालते थे सेंट्रल पार्टी ऑफिस के अंदर। मैं अटल बिहारी वाजपेयी मुझे इसलिए लेकर आए थे, स्पेशल मेरा ऑफिस बनाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पॉलिसी चेंज करके मुसलमानों के पास आना चाहते थे। और उसमें हमने अटल बिहारी वाजपेयी पे एक्सपेरिमेंट किया 3 दफा, 96, 99 और 98 और 99 में 3 दफा अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप मेरे साथ आइए, कैबिनेट में अंदर रह के आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, बाहर से रह के हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके साथ काम करना, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो आऊंगा नहीं, आपके यहाँ जो है कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो जो है गाय का मुंह और ये पीने वालों को ही मुसलमान मानते हैं, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तब मैं इनको छोड़ के इनके साथ नहीं गया था, ऑफर था मेरे पास। मोदी को मौका मिल गया, मोदी ने ये कहा देखा मियां आया था, मियां को जब पार्टी में लाया करो तो ऐसा इस पे भगवा चढ़ा दिया करो कि वापस ना जाने पाए। अब मोदी इस इंतजार में था कि मैंने जो बीजेपी को एक अटल बिहारी वाजपेयी को प्रो मुस्लिम इमेज दी है, 56 में से 51 मुस्लिम मुल्कों के एम्बेसडर्स को मैं लेकर आया था और एक ओपन डायलॉग किया था। पहली बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में सर आर्टिकल 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर का इशू मैंने ड्रॉप करा दिया था। 96, 98 और 99 के मैनिफेस्टो में अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों ये ड्रॉप कर दिए थे। जो ये इशूज थे, जो इनके हार्डकोर इशूज थे, और इनका हार्डकोर हिंदुत्व का जो वो था उसको भगा दिया था तोड़िया को, जो विश्व हिंदू परिषद का लीडर होता है, कि तुम इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, तुम इस मुल्क से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम खराब करते हो इलेक्शन। तो वाजपेयी का ये एतमाद था। मेरी समझने में शायद थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने ट्रस्ट नहीं किया वाजपेयी को, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि ये जो है वो इन्होंने जो वादे किए थे कि हम जो है वो टिकट अपने यहाँ पार्टी रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो मुसलमानों को देंगे, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नहीं देंगे, उस पर ये बैकआउट कर गए। बहरहाल मैं जब नहीं गया तो मोदी को जो बाहर बैठा हुआ था इसे मौका मिल गया और इसको फिर इसने गुजरात की चीफ मिनिस्टरशिप पकड़कर और वहां इसे वापस भेजा गया कि तुम जाओ और अपना हिंदू वोट जमा करो। हिंदू वोट जमा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने गोधरा का दंगा कराया, मुसलमानों का कत्लेआम किया और वहां वाजपेयी हेल्पलेस थे बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैं भी जब इनका साथ छोड़ गया तो वाजपेयी का इन लोगों के अंदर आ जाना कोई इनके आगे सरेंडर हो गए थे। वाजपेयी उनकी दीवार सिर्फ मैं ही था, मुझको लेके वो उनकी ताकत थी। लेकिन बहरहाल मोदी ने ये दंगा कराया था हिंदुओं को जमा करने के लिए, मुसलमानों की नस्लकुशी करने के लिए। इसमें मोदी फंस यहाँ गए कि मैं फिर गुजरात में वाराणसी गया इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ कैंपेन करने के लिए मुझे वहां मैदान में कूदना पड़ता इनकी हकीकत बताने के लिए। इनकी हकीकत ये थी कि हिंदुओं में 2 चीजें सबसे ज्यादा बुरी समझी जाती हैं, एक गाय को मारना और दूसरी चीज किसी ब्राह्मण को मारना। मोदी ने अपने होम मिनिस्टर गुजरात के हरेन पांडे का कत्ल कराया था, ब्राह्मण को मारा था। इसको मारने पे तो अंबानी इसको कहता था तू ब्राह्मण को मार के हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है। तो धीरू भाई अंबानी को ये कहता था कि मैं बन जाऊंगा, फिक्र मत करो, आप मेरा साथ दो। मुझे मालूम है कि ब्राह्मण को मारने का मोक्ष मतलब निजात, तो इनके यहाँ मोक्ष एक कॉन्सेप्ट होता है। तो मोक्ष मुझे जो है वो वाराणसी जाऊंगा तो मुझे वहां 21 दिन की विधि निधि करनी पड़ेगी, मैं जो हूँ वो मोक्ष प्राप्त कर लूंगा।
ये 21 दिन के